हेलो दोस्तों, डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर आपके साथ आपके पीयूष सर। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक टॉपिक स्टार्ट किया था आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स, जिसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहाँ पर दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका अगला पार्ट। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिया था कि आर्टिकल्स इंग्लिश के सबसे छोटे वर्ड्स होते हैं ए एंड द, जिनको हम लोग आर्टिकल या डिटरमाइनर्स में रखते हैं। इनका बेसिक यूज़ होता है स्पेशली नाउन के साथ, और मैंने डिस्कस आपसे ये किया था कि जब कभी भी सेंटेंस में आर्टिकल्स आते हैं तो उसके साथ में एक नाउन का आना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं आएगा तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी के आगे से मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे स्पेशली यूजेस द के। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग आर्टिकल ए एंड द में से ये द होता है, जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलग अलग पैटर्न पे इसको क्वेश्चंस बनते हैं जो पूछे जाएंगे आपसे। किस अकॉर्डिंग इनका आंसर करना है, आर्टिकल द से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको स्पेशली याद रखनी है, वो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, द के हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो इसका पर्टिकुलर खुद का कोई मीनिंग खास निकलता नहीं है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले लूँ। एक सेंटेंस लिखा गया, ही इज गोइंग टू स्कूल। मीनिंग इसका क्लियर निकल रहा होगा, एक पर्सन है जो स्कूल जा रहा है। इसी से काफी सिमिलर एक सेंटेंस और लिखा गया, he is going to the school। अब जरा देखिए यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस केवल एक वर्ड का है, दैट इज आर्टिकल द। हिंदी मीनिंग अगर आप निकालोगे तो शायद दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक जैसा ही निकलेगा। पहले वाले सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकलेगा कि वो पर्सन स्कूल जा रहा है, एक पर्सन है जो स्कूल जा रहा है, और सेकेंड का हिंदी मीनिंग भी यही निकलेगा कि एक पर्सन है जो स्कूल जा रहा है। खुद आर्टिकल द का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकलता जिसका आप हिंदी में ट्रांसलेशन कर लोगे, लेकिन इसके होने या नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है वो जरा देख लीजिए। दोनों सेंटेंसेस हिंदी मीनिंग एक जैसा दे रहे हैं, लेकिन दोनों का सेंस अलग अलग होता है। अब बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है वो देख लीजिए। अंतर यहाँ पे द का आ रहा है, इसके होने नहीं होने से क्या क्या फर्क पड़ेंगे वो पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, दोनों में से कोई भी सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए जिसमें ये बोला जाए कि एक पर्सन है जो स्कूल जा रहा है, तो पहला परसेप्शन हमारे माइंड में यही आता है कि अगर ये पर्सन स्कूल जा रहा होगा तो पढ़ने के लिए जा रहा होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि स्कूल जाने के पीछे केवल पढ़ाई ही एक पर्पस नहीं हो सकता। टीचर्स भी आ जाते हैं स्कूल, लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं जाते, पढ़ाने के लिए जाते हैं। आप भी जब पहली बार स्कूल गए होगे स्पेशली एडमिशन कराने, तो आप वहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं गए थे, फीस जमा करने के लिए, मीटिंग के लिए। कोई एम्प्लॉय अगर वहाँ पर काम करने के लिए जाता है तो उस पर्पस को डिफाइन करने में कि ये पर्टिकुलर पर्सन स्कूल किस लिए जा रहा है, ये पर्पस डिफाइन करने में भी हमारी हेल्प करता है आर्टिकल द। कैसे वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह केस को ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है व्हेन स्कूल, ये कॉलेज, जेल या प्रिजन, बेड, मार्केट, हॉस्पिटल, ये वाला बेड, चर्च, कोर्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अपने प्राइमरी फंक्शन में प्रयोग की जाए। प्राइमरी फंक्शन मतलब जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इनको बनाया गया है। जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन अगर स्कूल जा रहा है और पढ़ने के लिए ही जा रहा है, तो ये स्कूल का जाने का उसका प्राइमरी फंक्शन हुआ। और उस कंडीशन में जब इन सारे के सारे टर्म्स को उनके प्राइमरी फंक्शन में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब अगर हम अपना प्रीवियस एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर ये ही इज गोइंग टू स्कूल, एक पर्टिकुलर पर्सन है। अब आप देखोगे यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर पर्सन स्कूल जा रहा है और इनके स्कूल जाने का पर्टिकुलर रीजन है कि इनको स्कूल में पढ़ाई करनी है। ये पर्सन भी जा तो स्कूल ही रहा है, लेकिन इनका स्कूल जाने का पर्टिकुलर रीजन पढ़ाई करना नहीं है, कोई भी अदर रीजंस हो सकते हैं।
अब ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसको कुछ एग्जाम्पल से अगर आप रिलेट कर पाओ तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी चीज़ें। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो आपसे बोलता है, द पर्सन सेज I am going to the हॉस्पिटल। अब मीनिंग बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको, वो पर्सन बोल रहा है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, लेकिन अब अगर आप ध्यान दोगे तो इन्होंने हॉस्पिटल के पहले अगर यहां पर लगा दिया है एक आर्टिकल द, इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जा तो हॉस्पिटल रहे हैं लेकिन इनको ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इलाज की ज़रूरत इनको नहीं है। लेकिन अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और अनफॉर्चुनेटली किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए और उस इंजर्ड पर्सन को लेके हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, तब हमारा सेंटेंस बनेगा द पर्सन हु वॉज इंजर्ड वॉज सेंट टू। अब अगर आपने यहां पर हॉस्पिटल के पहले द लगा दिया तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत। हम बोलेंगे द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, ना कि टू द हॉस्पिटल। सिमिलरली ये छोटा सा केस आपको ज़रूर ध्यान रखना है, स्पेशली जो मैंने टर्म्स आपसे यहाँ डिस्कस किए हैं उनके साथ। स्कूल, कॉलेज, जेल, प्रिजन। अब पर्टिकुलर पर्सन अगर जेल में है और सज़ा काटने के लिए गया हुआ है तो इस पर्टिकुलर जेल या प्रिजन के साथ द लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी से मिलने के लिए कोई पर्सन जा रहा है उस कंडीशन में आपको जेल या प्रिजन के साथ द लगाना पड़ेगा। सो ये केस बिल्कुल बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको इन दो सेंटेंसेस में जिनका मीनिंग एक जैसा निकलता है बेसिक डिफरेंस बताता है। सो याद रखिएगा आर्टिकल द का प्रयोग एक ये भी होता है कि पर्टिकुलर प्लेस का फंक्शन बताने में हमारी हेल्प करता है ये आर्टिकल द। सो ये रूल ज़रूर ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें अगर हम अगले रूल की, तो फिर से इसको दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एक सेंटेंस बोला गया ही लव्स फ्रेंच। एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको फ्रेंच पसंद है। दूसरा सेंटेंस एक और दे दिया गया और बोला गया ही लव्स द फ्रेंच। फिर से देखिएगा दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस इस बार फिर से आपको दिख रहा होगा, एक ही चीज का है आर्टिकल द। लेकिन अगेन हिंदी मीनिंग आप निकालोगे तो दोनों का मीनिंग एक जैसा ही आएगा। उसको फ्रेंच पसंद है, यहां भी उसको फ्रेंच पसंद है, लेकिन इन दोनों फ्रेंच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अब देखिएगा यहां पर एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ध्यान रखना, वो ये कि जितना जरूरी ये जानना है कि कहां कहां पर आर्टिकल द को यूज किया जाता है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कहां कहां पर आर्टिकल द को प्रयोग नहीं किया जाता। उसके लिए कुछ बेसिक से वर्ड आपको याद रखने हैं, जैसे ये डू नॉट यूज द, कहां कहां पर आपको द का प्रयोग नहीं करना है वो टर्म जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए किसी भी लैंग्वेज के नेम के पहले द हिंदी, द संस्कृत, द उर्दू नहीं बोलेंगे। स्पोर्ट्स के नेम के पहले द क्रिकेट, द हॉकी, द फुटबॉल नहीं बोला जाता। सब्जेक्ट्स, पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट की नहीं। पढ़ने वाले सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सभी के साथ आपको आर्टिकल द को प्रयोग नहीं करना चाहिए। सीजन्स, द समर, द विंटर, द ऑटम, द स्प्रिंग, इनके साथ द को यूज ना करें। मील्स, द लंच, द डिनर, द ब्रेकफास्ट, द सपर, इन सभी के साथ भी आपको द को यूज नहीं करना है। फेस्टिवल्स के नेम के साथ द होली, द दीपावली, द ईद उल फित्र, इनके साथ द को प्रयोग ना करें। डिशेस, खाने वाली जो डिशेस होती हैं, द बर्गर, द पिज्ज़ा नहीं बोलना चाहिए, गलत यूज होता है ये। इंडिविजुअल लेक्स, झील के नेम के साथ, सांबर झील है जैसे, उसके साथ भी आपको द को यूज नहीं करना है। इंडिविजुअल आइलैंड, आइलैंड यानी कि ये, अब यहाँ पे आइलैंड तो ठीक है, आइलैंड आपको पता है भूभाग होता है जो समुद्र के बीच में होता है, लेकिन उसमें एक जो टर्म लगा दिया गया है इंडिविजुअल आइलैंड। अगर वो इकलौता आइलैंड है, एक आइलैंड, उसके साथ आपको द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे अगर आइलैंड का ग्रुप्स होते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें एक से ज़्यादा आइलैंड है, वहां पर आपको द को प्रयोग करना चाहिए। इंडिविजुअल आइलैंड्स के साथ द को प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिमिलरली इंडिविजुअल माउंटेन्स के साथ, अगेन माउंटेन रेंजेस के साथ द आता है, इंडिविजुअल माउंटेन के साथ
एवरेस्ट जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो एवरेस्ट के साथ आपको द को प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत यूज हो जाता है। हाँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपको केसेस ध्यान रखने हैं वो ये प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, 3 तरह के नाउन। जब हम लोग नाउन का टॉपिक इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तब इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। अभी फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम, जहां पर कोई दूसरा नाम यूज ना किया जा सके। मेरा नाम पीयूष जैसे आपका इंडिविजुअल जो नाम है वो आपका प्रॉपर नाउन है। हम लोग जिस सिटी में हैं, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, जो भी सिटी का आप पर्टिकुलर नेम लेंगे वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनके बारे में ये बोला जाता है कि इन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल फील किया जा सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी है, केयर है, लव है, रिस्पेक्ट है, एंगर है, नॉलेज है, ये सारे नाउन आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वो जिससे दूसरे नाउन बनाए जा सके, पेपर, सिल्क, कॉटन, वुड, लेदर, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। और इन नाउन्स के साथ प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आपको द को प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटीज का जो नेम होता है, जैसे द पटना यूनिवर्सिटी अगर बोला जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। डिजीज, बीमारियों के नाम के साथ द को प्रयोग नहीं करना है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ओंकोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग कैंसर। कैंसर के साथ द को प्रयोग नहीं किया गया है, याद रखिएगा। डिजीज के साथ द को प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हाउएवर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग सही माना गया है। उनकी अगर हम बात करें तो द मीजल्स, फ्लू, मम्प्स, रिकेट्स, प्लेग, इन बीमारियों के साथ द को प्रयोग करके पूछा जाता है, जो कि बीमारियों के साथ नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन ये वो बीमारियां हैं जिनके साथ द को प्रयोग सही माना गया है। सो यहां पर आपको याद रखना है, अगर इनमें से कोई डिजीज आपसे पूछी जाती है और उसके साथ आर्टिकल द नहीं दिया है तो आप लगाकर करेक्शन अपना सही कर सकते हैं। सो ये ध्यान रखिएगा कहां कहां पर आर्टिकल द को प्रयोग नहीं किया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी केस से हम लोग रिलेट करें तो हमारा पिछला केस जो था, ही लव्स फ्रेंच, ही लव्स द फ्रेंच। अब अगर आप पहला वाला सेंटेंस देखेंगे तो जिसमें द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये फ्रेंच जो लिखा हुआ है, यहां पर बात हो रही है फ्रांस की भाषा की। उसको फ्रांस की भाषा पसंद है। ही लव्स फ्रेंच मतलब उसको फ्रांस की भाषा पसंद है। अब कंट्री के नेम के साथ भी द नहीं आना चाहिए, लेकिन कंट्री को शो करने वाले वर्ड्स के साथ अगर द लगा दिया जाता है तो फिर ये लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रांस के रहने वाले लोगों को। मतलब यहां पर रिप्रेजेंट की जा रही है नेशनैलिटी। फ्रांस के रहने वाले लोग अगर किसी पर्सन को पसंद हैं तो आप बोलोगे स्टेटमेंट ही लव्स द फ्रेंच। लेकिन अगर फ्रांस की भाषा पसंद है किसी को तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही लव्स फ्रेंच। याद रखिएगा ये लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक और एग्जांपल से इसको हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। सेंटेंस लिखा गया, the English is spoken by the English। मीनिंग क्लियर समझ में आ रहा होगा। इंग्लिश भाषा बोली जाती है, इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 2 जगह इंग्लिश आया, दोनों जगह पर इस इंग्लिश वर्ड का जो मीनिंग निकल रहा है वो अलग अलग चीज़ों के लिए आया है। जैसे पहला वाला ये जो इंग्लिश है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी लैंग्वेज को, और ये जो सेकंड वाला इंग्लिश आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनैलिटी को, वहाँ के लोगों को। सो याद रखिएगा दोनों जगह इंग्लिश वर्ड का प्रयोग तो सही है, लेकिन इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर गलत किया गया है। सो याद रखिएगा लैंग्वेज के साथ चूंकि द को प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए पहला वाला ये जो द है ये हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा ताकि ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो। इसी सेंटेंस को आप एक्टिव फॉर्म में अगर बोलें द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश,
सेकंड वाला इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा और तब उसके साथ द को प्रयोग नहीं करेंगे। सो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पर द को प्रयोग नहीं किया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस या एग्जाम्पल या इन्हीं से अगर हम बाकी रूल को अपने रिलेट करें तो देखिए कैसे। यहां लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन के साथ द को प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए पहला एग्जाम्पल यहां पर लिया गया है, द पेठा इज हर फेवरेट स्वीट डिश। इनकरेक्ट लिखा गया है। इस सेंटेंस में गलती क्या है, अगर हम अपने प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग इसको जस्टिफाई करें, यहां देखिए पेठा ये एक डिश का नाम है और लास्ट टाइम में अभी हमने पढ़ा था यहां पर कि डिशेस के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अगर सेम रूल हम यहां पर इंप्लीमेंट कर दें तो याद रखिएगा पेठा के साथ द को प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी जो सही सेंटेंस हमारा बनना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, पेठा इज हर फेवरेट स्वीट डिश। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ये वाला अगला सेंटेंस देखिए हमारा लिखा हुआ है द पेठा ऑफ आगरा इज वेरी फेमस। क्या ये सेंटेंस भी गलत है? नहीं, यहां भी बात पेठे की ही हुई है जो कि एक डिश का नाम है और डिश के नेम के साथ द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये सेंटेंस सही इसलिए है क्योंकि यहां पर हमने ये जो पेठा डिश है उसे एक खास जगह से रिलेट करके स्पेसिफाई कर दिया है, यानी डेफिनिट कर दिया है। और डेफिनिट करने वाला आर्टिकल होता है आर्टिकल द। अब इसको अगर रूल के फॉर्म में हम पढ़ें तो याद रखिएगा ये डेफिनिट हुआ इस ऑफ को लगाकर इस नाउन से रिलेट करने की वजह से। सो याद रखिएगा सिंपल सा केस है, जब कभी भी सेंटेंस में एक नाउन लिया जाए और उसे प्रपोजिशन ऑफ या कोई भी दूसरा प्रपोजिशन भी लगा सकते हैं, बट ऑफ को मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस और यूजेस जो आपको मिलेंगे वो इस ऑफ प्रपोजिशन के यूजेस से मिलेंगे आर्टिकल में। सो नाउन के साथ ऑफ लगा के जब एक नाउन को स्पेसिफाई कर दिया जाए उस कंडीशन में हमारा ये रूल बनता है कि इस नाउन को जिसे आप डिफाइन करके पर्टिकुलर कर रहे हो इसके साथ लगाया जाए आर्टिकल द। सो याद रखिएगा इसे बोला भी जाता है नाउन ऑफ नाउन का रूल। ये द नाउन ऑफ या प्रपोजिशन लगा के किसी और नाउन से रिलेट करेंगे। और ये देखिए जो नोट करके यहाँ मैंने दिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। ये रूल्स तो ठीक है लेकिन आप इन नोट्स को जरूर थोड़ा सा हाईलाइट या याद जरूर रखा करें। लिखा हुआ है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ आर्टिकल द। आर्टिकल द के शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले केसेस में से एक है ये, इसलिए इस केस को जरूर याद रखिएगा। जब किसी नाउन को ऑफ लगाकर आप रिलेट करने वाला, ये चॉइस वाला ऑफ नहीं है, में से वाला नहीं, यहां पे इस ऑफ का मतलब होता है का की के, पोजीशन शो करने वाला, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला। उस कंडीशन में इस नाउन को अगर स्पेसिफाई किया गया है तो आप इसके साथ लगाओगे आर्टिकल द। अब इसके बहुत बेसिक से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये द बैटल ऑफ पानीपत, नाउन ऑफ नाउन देख लीजिए। द बे ऑफ बंगाल है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको है। न्यूज़पेपर के नेम में अगर आप देखोगे तो द टाइम्स ऑफ इंडिया है। सिमिलरली अगर बहुत सारे आप इसके बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देख सकते हो। जैसे आपको याद होगा अमूल कि अगर आप टैग लाइन की बात करो तो उसमें भी आपको मिलता है द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो ऑफ का यूज वहां भी किया गया। अब टेस्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन उसके साथ द इसलिए लगाया गया है क्योंकि वहां रूल चलता है नाउन ऑफ नाउन का। एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा और जस्टिफाई करते हैं। एक सेंटेंस लिया गया है द लखनऊ इज कैपिटल ऑफ द यूपी और इनकरेक्ट दिया हुआ है। क्या क्या गलतियां हैं जरा वन बाय वन जस्टिफाई अगर हम करें। सो देखिए लखनऊ इज अ प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ अभी हमने पढ़ा आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ये द हटाने से हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा? नहीं, थोड़ी सी चीजें और देख लीजिए। यहां पे ये जो यूपी दिया गया है ना, ये यूपी भी एक प्रॉपर नाउन ही है और अगर ये भी एक प्रॉपर नाउन है तो यूपी के पहले भी आपको द हटाना पड़ेगा। अब एक केस और बनता है, कैपिटल के पहले द आएगा या नहीं आएगा उसको जस्टिफाई करो तो आई एम श्योर आपको एक रूल यहां दिख रहा होगा। ये एक नाउन है, बीच में ऑफ लगाया है, साथ में एक नाउन और आ गया और अगर नाउन ऑफ नाउन को जस्टिफाई किया जा रहा है तो हमें लगाना पड़ेगा आर्टिकल द। सो द करेक्ट सेंटेंस इज लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। यूपी के पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, लखनऊ के पहले भी इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये भी एक प्रॉपर नाउन है, कैपिटल के पहले इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहां पर हमें रूल मिल रहा है नाउन ऑफ
नाउन का। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। आपके कई सारे क्वेश्चंस आर्टिकल से रिलेटेड ये वाला केस आपके सॉल्व कराएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स की, अगर यहीं से देखो, अब यहीं से एक रूल हमारा और रिलेट होता है, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा गया लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। अब यूपी के पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर हम यहीं पे एक एग्जाम्पल और ले लें, अच्छा देख लेते हैं जरा, एक एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं हम। मिलता जुलता सेंटेंस है जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। देखिए, पंजाब और हरियाणा दो जगह की राजधानी है ये, लेकिन हम फिलहाल इसको अभी एक से रिलेट कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए पंजाब की राजधानी क्या है तो आप ये बताओगे चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। अब अगर हम इसको अपने प्रीवियस रूल से रिलेट करें, लखनऊ वाले एग्जाम्पल से, तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो हमें बहुत सिंपल मिलता है। चंडीगढ़ के पहले द इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चंडीगढ़ यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है। कैपिटल के पहले द इसलिए आ गया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे हमें रूल मिल रहा है द नाउन ऑफ नाउन का। और पंजाब के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होना चाहिए बिकॉज पंजाब इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। लेकिन ये एरर का क्वेश्चन बनता है, ये सेंटेंस जो अभी हमें लग रहा है सही है, ये हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, कुछ स्टेट्स, सभी नहीं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनके साथ प्रॉपर नाउन होते हुए भी आर्टिकल द का प्रयोग सही माना गया है। पूछा आपसे जो अभी तक क्वेश्चंस गया है वो केवल पंजाब पे पूछा जाता है, लेकिन अगर स्टेट्स की बात करें तो सारी स्टेट्स नहीं आएंगी, केवल वो स्टेट जिनके नाम का एक यूनिक सा मीनिंग होता है या जिनका नाम एक ब्रॉड मीनिंग या ब्रॉड सेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पंजाब शब्द की बात की जाए तो इस वर्ड का एक्चुअली मीनिंग होता है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों का प्रदेश। तो चूंकि इसके नाम का एक यूनिक सा मीनिंग है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, वाइड सेंस में यूज होता है, ये रीजन है कि पंजाब के साथ भी आपको द लगाना होता है। वैसे तो इंडिया में सभी जो भी स्टेट हैं उनके नाम यूनिक ही हैं, लेकिन फिर भी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पर्टिकुलरली वो पंजाब पे पूछा जाता है। कुछ केसेस में कुछ स्टेट्स की अगर और बात करें तो एक होता है मेघालय। मेघालय का मतलब होता है द हाउस ऑफ क्लाउड्स, बादलों का घर। तो वहां हाउस ऑफ क्लाउड भी चूंकि एक यूनिक मीनिंग देता है तो मेघालय के साथ भी द को लगा लिया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल का मतलब होता है अरुण प्लस आंचल, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। इंडिया में सबसे पहले हमारा सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो वो स्टेट्स, स्पेशली 3 स्टेट्स याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पंजाब। बट इनमें भी आपसे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा जाता है पंजाब पे, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स पे। तो याद रखिएगा, सारी स्टेट्स के साथ नहीं, केवल वो स्टेट जिनके नाम का एक यूनिक सा मीनिंग होता है उनके साथ भी लगाया जाता है आर्टिकल द। याद रखना, ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, नाउन ऑफ नाउन पे ही बेस्ड है ये। इसी पे बेस्ड कुछ और जो चेंजेस आते रहते हैं आर्टिकल्स में वो देख लीजिए। अब ये एक एग्जाम्पल लिया, द सचिन इज कॉल्ड गॉड ऑफ क्रिकेट। गलत क्यों है उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। यहां भी देख लीजिए, सेंटेंस में जो पहला नाउन दिया गया है सचिन, दिस इज अगेन अ प्रॉपर नाउन। ये एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ द को प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करें अगर, अब गॉड के साथ भी द को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। गॉड के साथ हम लोगों ने बचपन से ही कोटेशन पढ़ा है, कुछ चीज़ों को ना अपने बेसिक कोटेशन से ही आप याद रखो। जैसे हमने पढ़ा है भगवान एक है, अगर आपने कोटेशन लिखे होंगे छोटी क्लासेस में, सिंपल से लिखा होगा गॉड इज वन, द गॉड हम नहीं लिखते। सो गॉड के साथ भी द को प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अगर इस सेंटेंस में आप देखो तो यहां भी आपको जो रूल दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा नाउन ऑफ नाउन का, द गॉड ऑफ क्रिकेट इज नाउन ऑफ नाउन। क्रिकेट के पहले द को यूज क्यों नहीं किया गया है, ये अगर हम जस्टिफाई करें तो हमारे प्रीवियस रूल से कवर हो जाएगा। ये पढ़ा था हमने कि ये देखिए, स्पोर्ट्स के साथ भी
क्रिकेट की अगर बात करें तो इट इज़ अ स्पोर्ट, स्पोर्ट्स के साथ द को प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ क्रिकेट के साथ द नहीं आएगा। तो लैंग्वेज स्पोर्ट्स डिश में से ये स्पोर्ट्स का केस है यहाँ पर। याद रखिएगा गॉड के साथ इसलिए यूज यहाँ पर कर लिया गया है क्योंकि यहाँ पर रूल हमें मिल रहा है नाउन ऑफ नाउन का। अब सचिन के पहले द को यूज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सचिन एक प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन इस सेंटेंस को अगर आप देखो, विराट कोहली कौन सा नेम दिया गया है यहाँ पर, एक प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं आता, इसलिए विराट कोहली के साथ आपको द दिख भी नहीं रहा होगा। पार्ट सही है। विराट कोहली इज कॉल्ड द सचिन ऑफ इंडियन टीम। अब इंडियन टीम, किसी भी टीम की यहाँ पर बात नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर टीम की बात कर रहे हैं, इंडियन टीम, जो कि यहाँ पर बना हमारा एक प्रॉपर नाउन। केवल टीम दिया होता तो वो कलेक्टिव या कॉमन नाउन कंसिडर किया जाता, उसमें भी एक पर्टिकुलर टीम की बात कर रहे हैं, इंडियन टीम की, सो दिस इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ द को प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इस कंडीशन में यहां सचिन तेंदुलकर के साथ द क्यों आया है, पहला और सबसे सिंपल रीजन जो आपको दिख रहा होगा वो तो यही है, नाउन ऑफ नाउन। लेकिन अब बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से दिया जाता है, अगर हम उसको जस्टिफाई करें, इस रूल को थोड़ा सा समझें, सेंटेंस का मीनिंग जरा निकालिए। दिया जा रहा है यहां पर विराट कोहली को इंडियन टीम का सचिन तेंदुलकर कहते हैं। अब सच्चाई यह है कि विराट कोहली कभी भी सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते। सचिन तेंदुलकर की अपनी पर्सनैलिटी अलग है, उनका तरीका खेलने का अलग है, विराट कोहली का तरीका बिल्कुल अलग है, दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। फिर भी विराट कोहली को आखिर सचिन से कंपेयर किया क्यों जा रहा है? अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां कंपेयर सचिन से नहीं कर रहे हैं, सचिन की क्वालिटी से कर रहे हैं। सचिन को एक लैंडमार्क माना गया है इंडियन क्रिकेट में। अभी विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो हम उनको सचिन से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि सचिन ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। इंडिया में कभी भी कोई प्लेयर बहुत अच्छी क्रिकेट अगर खेलता है, बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम करता है, तो हम बोलते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर की बराबरी करना है। कर रहे हैं बराबरी, नहीं कर रहे हैं, वो मैटर हमारा यहाँ पे डिस्कशन का नहीं है, लेकिन किस तरीके से रिलेट किया जा रहा है वो जरूर ध्यान रखिएगा। विराट कोहली को इंडियन टीम का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। अब एक्चुअली कंपेयर सचिन से नहीं, उनकी क्वालिटी से कर रहे हैं, क्वालिटी से। और क्वालिटी वाले नाउन को कहा जाता है, कौन सा नाउन? डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एक रूल आपको किसी बुक में ये लिखा हुआ मिल सकता है कि जब एक प्रॉपर नाउन को, सचिन इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को एक क्वालिटी की तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, यानी किस नाउन की तरह? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया जाए, उस कंडीशन में उस प्रॉपर नाउन के साथ क्या लगा सकते हैं? द। अभी दूसरा रूल, कई बुक्स में ये रूल नहीं मिलता कि प्रॉपर को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझिएगा, सचिन को एक स्टैंडर्ड की तरह से लिया जा रहा है, एक क्वालिटी की तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहां पर बोल रहे हैं। दूसरा, कई बुक्स में नाम कुछ दूसरा सा एक्सप्लेनेशन मिलता है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इसको यूज नहीं किया जाता। अब देखिए एक एग्जांपल यहां मैं ले लेता हूं। सपोज करो हमारी एक क्रिकेट टीम हो जिसमें कोई पर्सन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हो, जैसे एक रवि नाम को पर्सन मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं और बोला गया रवि इज द सचिन ऑफ आवर टीम। रवि हमारी टीम के सचिन तेंदुलकर हैं। अब सच ये है कि रवि भी कभी सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते, लेकिन चूंकि वो उतना अच्छा खेलते हैं जितना अच्छा सचिन ने अपना गेम दिखाया है इंडिया के लिए, उतना ही अच्छा खेलते हैं, इसलिए हम उनकी क्वालिटी से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रूल तो ये बनता है कि सचिन यहाँ प्रॉपर नाउन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उस कंडीशन में ये 10 सही है। दूसरा एक रूल ये बन जाता है कि यहाँ विराट कोहली प्रॉपर नाउन है, रवि भी यहाँ प्रॉपर नाउन है, और इसीलिए इन दोनों नाउन के पहले आर्टिकल द को प्रयोग नहीं किया गया। क्लियर? दोनों ही प्रॉपर नाउन है, लेकिन दोनों का कंपेयर किससे हो रहा है? सचिन से। यानी इन दोनों स्टेटमेंट में सचिन ये जो नाउन है, ये दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है। और जब किसी नाउन को कैटेगरी की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, कैटेगरी, हम उसे कंसीडर करते हैं कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। सो कई बुक्स में रूल ये मिलता है कि जब एक प्रॉपर नाउन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया जाए तब उसके पहले द लगाते हैं। कई बुक्स में आपको ये एक्सप्लेनेशन मिल सकता है कि जब एक प्रॉपर नाउन को एक
कॉमन नाउन की तरह रिप्रेजेंट किया जाए, कैटेगरी बना लिया जाए, उस कंडीशन में उसके साथ आर्टिकल द को प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कंफ्यूजिंग अगर लग रहा है तो आप केवल इतना याद रखो, यहाँ पर रूल हमें दिख रहा है नाउन ऑफ नाउन का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप हाई स्कूल इंटर से ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे। हाई स्कूल इंटर में बोला जाता है कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर। अब शेक्सपियर के पहले द नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसको कॉमन नाउन या उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए उसके साथ हम लगाते हैं आर्टिकल द। ये केस जरूर याद रखिएगा, क्लियर रखिएगा इस पॉइंट को। यहां भी देख लीजिए, द लता मंगेशकर इज प्राइड ऑफ इंडिया। अब जिस सेंटेंस में अगर नाउन को जस्टिफाई किया जाए, देखिए नाउन जस्टिफाई कर लिया तो आर्टिकल अपने आप जस्टिफाई हो जाता है। तो आर्टिकल को सीखने के लिए बस नाउन को जस्टिफाई करना सीख लीजिए। अब इनकरेक्ट दिया हुआ है, डेफिनेटली सेंटेंस गलत है। पहला आर्टिकल जस्टिफाई करिए, लता मंगेशकर के साथ आर्टिकल द आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स लता मंगेशकर भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है, सो यहां से इस द को हटाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये द हटाने से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा? नहीं। यहां पे एक और चेंजेस देख लीजिए, इंडिया, दिस इज अगेन अ प्रॉपर नाउन, और अगर ये भी एक प्रॉपर नाउन है तो इसके पहले द भी नहीं आना चाहिए और इंडिया के पहले द लगाया भी नहीं गया। लेकिन प्राइड की बात करें अगर हम, तो प्राइड ये जो नाउन है ये हमारा किस कैटेगरी में आता है जानते हैं? ये नाउन भी कहलाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिजिकल एग्जिस्टेंस को नहीं रिप्रेजेंट करता ये। अब प्राइड चूंकि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस को भी अगर आप प्रीवियस सेंटेंस से जस्टिफाई करो, और यहां भी आपको दिख रहा होगा एक रूल, दैट इज अगेन नाउन ऑफ नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं आता, लेकिन जब नाउन ऑफ नाउन लगाकर उसको पर्टिकुलर किया गया है, द एक्चुअल सेंटेंस वुड बी लता मंगेशकर इज द प्राइड ऑफ इंडिया। सो नाउन ऑफ नाउन आपने देखा इतने सारे केसेस में हमारे साथ यहाँ पर यूज हुआ है। ये बहुत जरूरी केसेस में से एक है, प्लीज ध्यान रखिएगा इस केस को। नाउन ऑफ नाउन ये आपके कई क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगा। लेकिन अब अगर यहीं पे मैं किसी पर्टिकुलर गर्ल को जो बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, जिनको हम लता मंगेशकर से कंपेयर करें, जैसे अगेन एक नाम कंसिडर कर लिया जाए और बोला जाए देखिए, एक नेम कंसिडर किया गया फीमेल का, बोला गया नेहा इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर सोसाइटी। नेहा है हमारी सोसाइटी की लता मंगेशकर, यानी हमारी सोसाइटी में जब भी कभी सिंगिंग की बात आती है, सबसे अच्छा गाना यहाँ पर नेहा गाती हैं, उतना ही अच्छा जितना लता मंगेशकर गाती हैं। अब इस सेंटेंस को भी अगर हम जस्टिफाई करें, सो नेहा के पहले द डेफिनेटली नहीं आना चाहिए क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। लता मंगेशकर जी के नेम के पहले भी दा को प्रयोग नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ पर इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या इसे यहाँ कॉमन नाउन या हम इसे नाउन ऑफ नाउन का केस भी कंसिडर कर सकते हैं। सो एक्चुअल सेंटेंस में यहाँ पर द का प्रयोग लता मंगेशकर जी के नाम के साथ बिल्कुल सही है। सो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यूज नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पर इसलिए यूज होगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, या यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं रूल नाउन ऑफ नाउन का। सिंपल सा केस है, याद रखिएगा। अब इसमें एक चीज जो और ऐड हो जाती है, देखिए कहीं ना कहीं पुराने रूल्स में ही चेंजेस करके कुछ नए रूल हमारे रिलेटेड हैं यहीं पे, साथ साथ में ही अगर आप सीख लोगे तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी कहीं पे चेंजेस आप पे पूछे जा सकते हैं, वो सब आप सही तरीके से आंसर कर पाओगे। यही सेंटेंस हम लेते हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। यही सेंटेंस लिखा जाए नेहा इज द लता मंगेशकर, और यहाँ पे ये ऑफ वाला जो पार्ट अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे थे, अगर इसको यहाँ पर हटा दिया जाए, अब बताइए, नेहा को आप यहां पर लता मंगेशकर से कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन ऑफ का केस नहीं आया। ऐसी सिचुएशन अगर आपसे पूछी जाती है, डू रिमेंबर कि अगर ऑफ दिया है तो हमारा सही आंसर होगा द, लेकिन अगर ऑफ नहीं लगाया जा रहा है और कंपेयर किया जा रहा है, द करेक्ट आंसर इज नेहा इज अ लता मंगेशकर।
सो कंपेयर करने का ये भी तरीका होता है, अगर ऑफ दिया है तो आपका आंसर द होगा, और अगर ऑफ नहीं दिया हुआ है आपका सही आंसर होगा ए या एन। वो ऑफ कोर्स यूजेस के अकॉर्डिंग आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये दोनों केसेस ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। बस ये जरूर ध्यान रखिएगा, स्पेसिफाई करने के लिए द वाला आंसर आप तब टिक करना जब इसके बाद आपको ऑफ दिया हो, और अगर ऑफ नहीं दिया है तो ये द वाला आंसर भी आंसर नहीं होगा हमारा। सिंपल सा केस, जरूर याद रखिएगा इसको। चलिए अब यहीं पे एक दो केसेस और जस्टिफाई करते हैं। सिंपल सा केस है, आपको अब श्योर आप इसका आंसर बहुत इजीली दे पाओगे अगर मैं एक सिंपल सा पार्ट लिख दूं। देखिए सिंपल सा पार्ट, ऑल द बेस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर बताइए द का यूज क्यों किया गया है, तो शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां जो आंसर देंगे वो यही होगा कि बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव्स जो हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तब उसमें एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़ेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, 3 तरह की डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। नॉर्मल केसेस में सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, सही है। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है तो अगर मैं आपको यहां पर एक सेंटेंस दे दूं, आपने डेफिनेटली ये सेंटेंस बोला जरूर होगा। हम बोलते हैं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो जरा, यहां पर भी आपको बेस्ट यानी डिग्री तो सुपरलेटिव ही दिख रही होगी, लेकिन क्या इसके साथ यहां पर आर्टिकल द आएगा? और अगर आप लगा दोगे ना, माई के पहले लगाकर देख लो या माई के बाद लगाकर आप देख लो, डेफिनेटली ये सेंटेंस आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। ना तो हम ये बोलते हैं ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, ना हम ये बोलते हैं ही इज द माई बेस्ट फ्रेंड। यहां पर आपको बिल्कुल क्लियरली ये चीजें पता है कि इस सेंटेंस में द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब अगर सुपरलेटिव के साथ हमेशा द आता है, हम ये सीखें, तो हम यहां पर गलती कर रहे हैं। हमेशा और कभी नहीं, ये 2 वर्ड्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए लेकिन कभी यूज नहीं करने चाहिए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये रूल हमेशा होता है। जहां पर कुछ एक्सेप्शंस यहीं से बनते हैं, अगर कहीं पे वो रूल फॉलो नहीं कर रहा तो उसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं, लेकिन ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। सिंपल सा केसेस याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है, किस कंडीशन में नहीं आता, बस अगर हम वो ऐड कर लें यहां पर तो हमारे लिए चीजें हो जाएंगी आसान। अब यहां पर बेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री के साथ द नहीं लगाने का सबसे बड़ा जो रीजन आपको दिख रहा होगा वो है ये वर्ड माय। इन वर्ड्स को हम लोग मेरी है कोई चीज, आपकी है, हमारी है, इन्हें बताने वाले वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं पजेसिव वर्ड। ये कहलाते हैं पोजीशन वाले वर्ड। पजेसिव वर्ड्स। अब पजेसिव वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? सिंपल सा रूल है, द को सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है लेकिन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे जब सेंटेंस में नाउन के साथ कोई भी पोजीशन वाला वर्ड दे दिया जाए। अब पजेसिव वर्ड्स कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। माई, योर, his, her, are, their, its। एपोस्ट्रॉफी मत लगाइएगा इट्स में, वरना वो इट इज ये मीनिंग देने लगता है। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर ये फ्रेंड मेरा नहीं होता बल्कि राम का फ्रेंड होता तो हम बोलते हैं राम्स फ्रेंड। यानी ये एपोस्ट्रॉफी और एस का जो केस होता है ना, ये भी कहलाता है पजेसिव वर्ड। अगर मैं बोलूं ही इज राम्स बेस्ट फ्रेंड, राम में एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया जाए, उस कंडीशन में भी वो पजेसिव वर्ड बन जाता है। और एपोस्ट्रॉफी एस अगर लगा है किसी नाउन के साथ तो भी आप उसमें आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल से केसेस याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आप इनको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट रूल जो आपने पढ़ा है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। कॉन्ट्रडिक्ट करना मतलब उसके अपोजिट या उसका एक्सेप्शन बनाता है। पहला सिंपल सा रूल आपने जो पढ़ा है वो ये कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है,
दो कंडीशंस हैं जब नहीं आता, जिनमें से पहली कंडीशन ये है कि अगर पोजीशन वाला वर्ड दे दिया जाएगा, कहीं भी पोजीशन वाला वर्ड दिया है तो आपको उस नाउन के साथ आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती। द स्पेशली द के ओमिशन में, द के एलिमिनेशन में, रिमूव करने में ये रूल हमारे बहुत काम आता है। पहला रूल ये, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द को यूज नहीं करते जब उसमें कोई पोजीशन वाला वर्ड दिया हो। और दूसरा रूल, द के साथ नहीं आना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री को द के साथ यूज नहीं करते, वो देख लीजिए। चलिए, ये पहला केस है जहां पॉजिटिव वाला वर्ड अगर आता है तो हम लोग आर्टिकल द को सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज नहीं करते। दूसरा केस जहां सुपरलेटिव डिग्री आती है लेकिन आर्टिकल द नहीं आता, वो जान लीजिए। इसको भी अगर हम एक एग्जाम्पल से रिलेट करें, देखिए सिंपल सा एक सेंटेंस यहां पर लिया जा रहा है। यहां पर लाइक का मतलब पसंद करना नहीं है, याद रखिएगा। हम लोग गलती तब कर देते हैं जब किसी वर्ड का केवल एक मीनिंग सीखते हैं और उसे हर जगह लगाना शुरू कर देते हैं। लाइक का मतलब पसंद करना होता है, लाइक का एक मतलब किसी के जैसा भी होता है। और लाइक का यहां मैं आपको एक तीसरा मीनिंग दे देता हूं। यहां पर लाइक का जो मीनिंग निकल रहा है वो होता है लगना, फील करना, महसूस करना किसी चीज के बारे में। आपको कोई चीज कैसी लगती है ये पूछने के लिए हमारा इस तरह का सेंटेंस बनता है। अगर मैं पूछूं कि आपको ये किताब कैसी लगती है, तो मुझे सेंटेंस बोलना पड़ेगा हाउ डू यू लाइक दिस बुक। अगर यही सेंटेंस मुझे पास्ट टेंस में बोलना होता तो मैंने डू की जगह यहां कर दिया होता डिड। आपको ये किताब कैसी लगी, पास्ट टेंस के लिए पूछूं तो हाउ डिड यू लाइक दिस बुक या दिस बुक। अब अगर इसका आंसर आप इस तरह से दो कि मुझे ये किताब सबसे अच्छी लगी, तो आप बोलोगे आई लाइक्ड। लाइक का एक मतलब लगना, वही वाला मीनिंग लिया जा रहा है। आई लाइक्ड दिस बुक, सबसे अच्छी, सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट। ये सेंटेंस अगर आपने बना दिया तो ये सेंटेंस भी हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। क्यों, क्या गलती है इसमें वो भी समझ लीजिएगा। जब किसी भी वर्ब का मीनिंग ये निकलने लगे, कोई चीज कैसी लग रही हमें, छूने में कैसी लग रही है, खाने में कैसी लग रही है, सूंघने में कैसी लग रही है, उसके बारे में सोच रहे हो, फील महसूस कर रहे हो कैसी लग रही है, जब लगना मीनिंग दिया जाए। फाइंड जिसकी सेकंड फॉर्म होती है ये फाउंड, इसका मतलब भी होता है, एक होता है फाइंड का मतलब ढूंढना, दूसरा फाइंड का मतलब होता है लगना। सो आई फाउंड दिस बुक का मतलब भी होगा लगी, मुझे किताब कैसी लगी। लाइक, फाउंड, फील, टेस्ट, इन वर्ब्स के साथ भी ऐसी वर्ब जिनका मीनिंग ये निकलता है लगना, इन वर्ब्स के साथ, इन क्रियाओं के साथ भी अगर कभी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है सो याद रखिएगा उसके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या बनेगा हमारा सही सेंटेंस? आई लाइक्ड दिस बुक बेस्ट। मुझे आपका भाई सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लगा। आई फाउंड योर ब्रदर। अब अगर आपने लिख दिया द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये आपने कर दी यहां पर एक ग्रामर की एरर। सब कुछ सही था, बस केवल इतना ध्यान रखिएगा, फाउंड, फील, लाइक, लगना, जिन वर्ब का मीनिंग लगना निकलता है उनके साथ अगर सुपरलेटिव डिग्री आप यूज कर रहे हो, नॉर्मल केसेस में सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाइए। पहला केस तब मत लगाइएगा जब पोजीशन वाला वर्ड आ जाए, और दूसरा केस तब मत लगाइएगा जब उसके साथ आपको ये वाली क्रियाएं या वर्ब दे दी जाए। इस सेंटेंस में भी अगर आप करेक्शन ढूंढोगे तो करेक्शन होगा हमारा आर्टिकल द का प्रयोग यहां पर नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा इतना, ये बेसिक से रूल जो मैंने अभी यहाँ पर आर्टिकल द के स्टार्ट किए हैं, ये हमारा आज का सेकंड पार्ट हुआ है इस आर्टिकल द के यूजेस या डिटरमाइनर के यूजेस की बात करें अगर। इसी का थर्ड पार्ट, इसके आगे से कुछ और बेसिक से रूल, अभी आर्टिकल द ही चलेगा हमारा। ऐसे ऐसे रूल्स यहाँ पर आपको डिस्कशन करूंगा मैं जिनको लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये रूल साथ ही उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
सो याद रखिएगा, इन रूल्स की प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी पॉइंट को अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा हमारा चैनल, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने कमेंट्स या आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको ज़रूर सेंड करिए। कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर आपकी पूरी तरह से हेल्प करने के लिए। थैंक यू।